चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लूज 5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से विपरीत है। यानी पूछा गया है कि विदेशी न्यायालय के बारे में धारा 2 क्लूज 5 में क्या कहा गया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन यानी लागू कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है। इस सवाल को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पूछा गया है। एमपी एपीओ 2009, उत्तराखंड सिविल जज 2014। यानी कुल मिलाकर 2 बार इस सवाल को पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन पर नज़र डालते हैं। शब्द विदेशी न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि आप कह सकते हैं सीपीसी 1908 की धारा 2 की उपधारा 5 में परिभाषित किया गया है। तो आप याद रखेंगे कहाँ विदेशी न्यायालय को कहा गया है, 2 क्लोज 5 में। सीपीसी की धारा 2 क्लोज 5 में विदेशी न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार शब्द विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय विपरीत है जो भारत के बाहर स्थित हो, यानी जो भारत से बाहर हो और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया हो और न ही चालू रखा गया हो। यानी केंद्रीय सरकार को उसका जो है स्थापना ना की गई हो केंद्रीय सरकार के द्वारा और ना उसको चालू रखा गया हो केंद्रीय सरकार के द्वारा। आगे अगले सवाल पर चलते हैं। एक विदेशी निर्णय, ऑप्शन दिए गए हैं, ए कभी अंतिम नहीं हो सकता, बी अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हों और उस विषय पर उनमें परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है, सी अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हों और उस विषय पर उनमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका है और जिसे सक्षम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया हो, डी अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हों, उस विषय पर उनमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका हो और जिस पर सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विदेशी निर्णय से कहाँ बताया गया है और विदेशी निर्णय का मतलब क्या है, ये इस सवाल में हम लोग जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और इसे झारखंड सिविल जज 2018 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन वही है जो ऑप्शन में दी गई है, इसलिए इस सवाल के एक्सप्लेनेशन को देखकर आप समय खराब ना करें, अगले सवाल पर बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी डिक्री नहीं है। ए, उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वादपत्र वापस करने का आदेश, दो, या बी कह सकते हैं व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश, सी वादपत्र का प्रतिक्षेपण और डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे और वो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में। यानी डिक्री कौन कौन नहीं है, एक उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वादपत्र वापस करने का आदेश, ये डिक्री नहीं होती है। एक व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश, ये भी डिक्री नहीं होती है। पूछा कहा गया है, एपीओ आरपीएफ रेलवे के एपीओ में पूछा गया है 2010 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार यानी 2 क्लूज 2 में उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वादपत्र वापस करने का आदेश तथा व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश वो डिक्री नहीं है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिक्रीदार में से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। डिक्रीदार प्रत्यय की परिभाषा वर्णित है कहाँ पर, सीपीसी की धारा 2 क्लूज 2 में, 2 क्लूज 3 में, 2 क्लूज 4 में या 2 क्लूज घ में। ये आपसे पूछा गया है यूपी सिविल जज 2006 में और इसका राइट आंसर है, ये दी गई है 2 क्लूज 3 में सीपीसी की धारा। डिक्रीदार के बारे में जो बताया गया है, डिक्रीदार बताया गया है 2 क्लूज 3 में, आप याद रखेंगे सीपीसी में। अगला सवाल डीम्ड डिक्री से विपरीत है। क्या डीम्ड डिक्री से विपरीत है वो बताना है। ए, न्यायालय का अंतिम निर्णय, बी, न्यायालय का अंतिम आदेश, सी, निर्णय का प्रथम पैराग्राफ या फिर डी, निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाए। राइट आंसर होगा न्यायालय का अंतिम आदेश डीम्ड डिक्री होता है।
यूपी सिविल जज 2012 में सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 क्लूज 4 के अंतर्गत न्यायालय का अंतिम आदेश कुछ मामलों में डीम्ड डिक्री के रूप में माना जाता है। डीम्ड डिक्री से विपरीत है जहां डिक्री की धारा 2 क्लूज 2 की शर्तों को पूरा नहीं करती है, फिर भी उसे कानून के अंतर्गत डिक्री मान लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? डीम्ड डिग्री कहते हैं। आप याद रखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डीम्ड डिग्री एक बढ़िया सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे पक्का कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण क्या आता है? गलत है ये या ये सही है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना शामिल, किंतु धारा 144 के प्रश्न का अवधारण शामिल नहीं। धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण शामिल, किंतु वाद पत्र की नामंजूरी शामिल नहीं। यूपी सिविल जज 2002 में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित शब्द डिक्री की परिभाषा दी गई है 2 क्लूज 2 में। आप याद रखेंगे, उस डिक्री की परिभाषा के अनुसार डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है। दोनों चीज आती हैं, ये आप याद रखेंगे 2 क्लूज 2 में डिक्री की परिभाषा में। आगे चलते हैं। सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है, ये बताना है। अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन की बर्खास्तगी, भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का वार्ड, उपशमन का आदेश या धारा 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का आदेश। कहाँ पूछा गया है सवाल? झारखंड सिविल जज में 2016 में। राइट आंसर क्या है? डिक्री कौन नहीं है? किसी भूमि अधिग्रहण के मामले में न्यायाधिकरण का जो अवार्ड है वो डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। सीपीसी की धारा 2 क्लूज 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड डिक्री नहीं है, जबकि अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन की बर्खास्तगी, उपशमन का आदेश, धारा 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का आदेश डिक्री है। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात आती है? ए, चूक के कारण वाद खारिज करने का आदेश, बी, वादपत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश, सी, कोई ऐसा न्यायिक निर्णय जिसकी अपील किसी आदेश की अपील के रूप में हो सकती है, या डी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन प्रश्न का अवधारण। पूछा गया है एमपी सिविल जज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वादपत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 2 के अनुसार डिक्री के अंतर्गत यह समझा जाएगा कि वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण ये डिक्री के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है ये बताना है। ए, निष्पादक और प्रशासक, बी, हिंदू सहदायिक और विवाहित पुत्रियां, सी, लेनदार, या डी, संपदा में दखल अंदाज। राइट आंसर लेनदार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लेनदार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी रेलवे एपीओ में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 11 के अनुसार लेनदार यानी क्रेडिटर विधिक प्रतिनिधि नहीं होता है, जबकि निष्पादक और प्रशासक, हिंदू सहदायिक और विवाहित पुत्रियां तथा संपदा का दखल अंदाज विधिक प्रतिनिधि होता है। आगे चलते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 यानी सीपीसी भी इसको कह सकते हैं कि निम्न धाराओं में किस में विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है, ये आपको बताना है। इससे पहले सवाल में हमने विधिक प्रतिनिधि के बारे में ही बात की थी और ये भी बताया था कि 2 क्लोज 11 में सीपीसी की 2 क्लोज 11 में विधिक प्रतिनिधि को बताया गया है। इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। इस सवाल को यूपी सिविल जज 2016 में आपसे पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन पर नज़र डालते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सीपीसी की धारा 2 क्लूज 11 में विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है, जबकि धारा 2 क्लूज 13 में जंगम संपत्ति, 2 क्लूज 10 में निर्णय तरिणी, 2 क्लूज 12 में अंतःकालीन लाभ को बताया गया है, या उससे संबंधित ये धाराएं हैं, आप लोग याद रखेंगे। यानी इसमें आप इन 3 धाराओं को देख सकते हैं। 3 धाराओं के बारे में
मैंने आपको सीधे सीधे तौर पर बता दिया है, जो ऑप्शन में दी गई थी, यानी एक ऑप्शन से ही आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे यदि आप इन्हें नोट कर लेते हैं तो।